अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी। बस इतनी सी बात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम शुभ समाचार देश के श्रमिकों की घर वापसी को लेकर है। आज देश भर में श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए श्रमिकों को घर वापस लाने के लिए देश के पहले राज्य उत्तराखंड ने पहल की है। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि उनके नागरिक, छात्र, श्रमिक, पर्यटक जो भी दूसरे राज्यों में फंसे हैं उन्हें घर लाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने पंजीकरण समेत लिंक का विवरण भी दे दिया है, जिस पर जाकर आप पंजीकरण करा सकते हैं और इसका विवरण हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस लिंक पर जाकर पंजीकरण के पश्चात घर वापसी की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। जैसा कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना जांच में नेगेटिव पाए जाने पर ही यात्री वापस आ सकेंगे, जबकि संदिग्ध कोरोना रोगियों को क्वारंटीन किया जाएगा। इसी प्रकार वापसी पर भी होम क्वारंटीन रहना होगा 14 दिनों के लिए। पहले चरण में उत्तराखंड सरकार ने 500 बसों को दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी की है। अभी राज्य सहायता केंद्र के पास 35,000 से अधिक लोगों के फंसे होने की सूचना है। तो उत्तराखंड के जो भी नागरिक दूसरे राज्यों में फंसे हैं वे इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके उत्तराखंड में वापसी की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। और एक नोडल अधिकारी का हम आपको नंबर दे रहे हैं, वो नंबर है 9557194828। इसके अतिरिक्त आप स्क्रीन पर और भी नंबर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों के 2000 श्रमिकों को अपने राज्य में वापस ला चुकी है। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्वारंटाइन सेंटर, शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन तैयार करने को कहा है, ताकि बाहर से श्रमिकों को लाने पर किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। महाराष्ट्र सरकार श्रमिकों की वापसी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर चुकी है। इन नोडल अधिकारियों को जिले में फंसे लोगों की सूची बनाकर जिलाधिकारी को सौंपनी होगी। फंसे हुए लोगों के समूह को नोडल अधिकारी द्वारा दिए गए प्रपत्र को साथ रखना होगा। उधर गुजरात सरकार ने 16 नौकरशाहों को नोडल अधिकारी बनाया है। अभी राज्य में 20,000 से अधिक शिविरों में 3.5 लाख से अधिक कामगार हैं, जबकि देश भर के शिविरों में 14 लाख लोग फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार ने केवल फंसे हुए लोगों को ही घर भेजने को कहा है और उसने फंसे होने की परिभाषा भी दी है, जिसके अनुसार कोई कामगार यदि दिल्ली या गुरुग्राम में है जहां पर वह काम करता है तो उसे फंसे लोगों में नहीं गिना जाएगा। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को वापस लाने के लिए राज्य में पीएम मोदी से विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। एक और शुभ समाचार, कोरोना में बढ़ते स्वस्थ होते रोगियों को लेकर देश में कोरोना रोगियों की संख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन अब संक्रमितों की संख्या दोगुना होने की गति लगातार घट रही है। अब देश में 11 दिन में रोगी दोगुने हो रहे हैं, जबकि पहले यह अवधि 3.4 दिन थी। जबकि देश के 16 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां दोगुना होने की गति और भी कम है। इसमें 7 राज्यों में संक्रमण दोगुना होने की दर 11 से 20 दिन के बीच है। इनमें दिल्ली की दर 11.3, उत्तर प्रदेश में 12 दिन, कश्मीर में 12.2, ओडिशा में 13, राजस्थान में 17.8, तमिलनाडु में 19.1 और पंजाब में 19.5 दिन है। इस श्रृंखला में अब कोरोना के रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन में आने की अवधि भी 28 दिन से घटाकर 21 दिन कर दी गई है। पहले रेड जोन से ऑरेंज जोन में कोई जिला तब आता था जब 14 दिन तक कोई कोरोना केस नहीं आता था। फिर ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन जाने में भी 14 दिन का समय लगता था, किंतु अब सीधे ही 21 दिन में रेड से ग्रीन जोन में आया जा सकता है। ग्रीन जोन वे जिले हैं जहां कोरोना का कोई भी केस नहीं है। अभी देश में 130 जिले रेड जोन में, 284 ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण के दोगुना होने की गति घटने के कारण ही कोरोना जोन के रेड से ग्रीन में आने के नियम बदलकर 28 के स्थान पर अब 21 दिन कर दिया गया है। कोरोना को लेकर ठप पड़े कामकाज भी पुनः आरंभ हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कालीन नगरी भदोही में एक बार फिर से विकास कार्यों को गति मिलने जा रही है। भदोही ग्रीन जोन में सम्मिलित है और यहां 20 अप्रैल से ही ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा निर्माण एवं विकास कार्य आरंभ करने की अनुमति जिला प्रशासन की ओर से मिल चुकी है। उधर दिल्ली के कंटेनमेंट के क्षेत्रों में रैपिड स्क्रीनिंग कैंपेन चलाने को कहा गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को बाहर से अंदर एवं अंदर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 76 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन पर पुनः निशाना साधा है। ट्रंप का आरोप है कि WHO चीन के PR एजेंसी यानी जनसंपर्क एजेंसी की भांति कार्य कर रहा है। इससे पूर्व में ट्रंप ने WHO की कार्यप्रणाली को लेकर निराशा जताई थी और फंडिंग रोक दी थी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि चीन ने उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए कोरोना वायरस का षड्यंत्र रचा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन उनके प्रतिद्वंदी बाइडेन को चुनाव जिताना चाहता है, ताकि बाइडेन चीन पर लगे व्यापार प्रतिबंधों को कम करके चीन का व्यापारिक लाभ बढ़ा दें। उधर यूएस हाउस कमेटी ने ट्रंप के WHO को फंडिंग रोके जाने की मामले की जांच आरंभ कर दी है। कोरोना वायरस के कहर के मध्य लगातार परिवर्तन
हो रहे मौसम को लेकर अब लोग चिंतित हैं। पिछले 24 घंटे में देश के कई क्षेत्रों में आंधी तूफान, बारिश एवं ओला गिरने की घटनाएं हुई, जिसमें सर्वाधिक फसलों को नुकसान हुआ है। अगले 24 घंटों में पूरे देश में एक बार पुनः तेज वर्षा होने एवं आंधी तूफान आने की संभावना व्यक्त की गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में वर्षा देखने को मिल सकती है। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में 2 मई तक आंधी एवं वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं 3 मई से यहां तीव्र वर्षा होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और इससे सटे हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से तमिलनाडु तक एक ट्रफ बना हुआ है। संभावना है कि राजस्थान में भी तीव्र धूल भरी आंधी आ सकती है, जबकि पिछले 24 घंटों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल में मूसलाधार वर्षा ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। गुजरात में तूफान से 2 लोगों की मृत्यु हुई है तो कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वर्षा हुई है एवं अगले 24 घंटे में बिहार, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में भी बौछारें पड़ने के आसार हैं। महाराष्ट्र में एक बार पुनः राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की कुर्सी जा सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सीएम बनने के पश्चात भी अभी तक विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। कोरोना संकट के कारण उपचुनाव भी असंभव से लग रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की बैठक शुक्रवार को होने वाली है। उधर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से गुहार लगाई थी कि उनकी कुर्सी बचा लें, जिस पर कार्रवाई आरंभ हो गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर राज्य विधान परिषद की 24 अप्रैल को खाली हुई 9 सीटों पर शीघ्र चुनाव कराने का आग्रह किया है। वैसे यदि उद्धव ठाकरे किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन पाए तो 28 मई को उनकी कुर्सी जा सकती है। यदि सीएम हटे तो सरकार गिरनी तय है। देश में कोरोना संकट को बढ़ाने के आरोप में घिरे मौलाना साद को दिल्ली पुलिस ने चौथा नोटिस देते हुए सरकारी लैब में कोरोना की जांच कराने को कहा है, जबकि साद ने कोरोना की जांच किसी निजी लैब में कराई है जो कि नेगेटिव आई थी। साद के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। बिना अनुमति लिए इतना बड़ा आयोजन किए जाने को लेकर भी साद पर केस किया गया है। उधर अपराध शाखा को निजामुद्दीन स्थित तबलीगी मरकज के एक और बैंक खाते का पता लगा है। तबलीगी मरकज के नाम का ये खाता हमदर्द स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में है। इस खाते से लगातार लेन देन होता रहता था। अपराध शाखा ने इसकी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को दे दी है। मरकज के इस बैंक खाते को साद का बेटा एवं भतीजा देखते थे। अपराध शाखा दिल्ली में स्थित ट्रेवल्स एजेंट को भी वेरीफाई किया जा रहा है, जिनके माध्यम से देश विदेश के विभिन्न भागों से जमाती दिल्ली ला गए थे, उनके विषय में भी जानकारी पता की जा सके। जांच में यह भी पता चला है कि जमाती टुकड़ियों में जाते थे और वहां की मस्जिदों में रहते थे एवं घर का बना भोजन ग्रहण करते थे। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की मुस्लिम भीड़ द्वारा हत्या किए जाने का मामला अब गर्माता जा रहा है। इस संबंध में कार्रवाई के अंतर्गत 3 अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। इनमें से एक सहायक निरीक्षक एवं 2 हेड कांस्टेबल थे, जो कि कासा पुलिस स्टेशन में काम कर रहे थे। इस संबंध में 100 आरोपियों को भी जेल भेजा जा चुका है। कहा जा रहा है कि जब भीड़ ने इन साधुओं पर हमला किया था तो ये पुलिसकर्मी वहां खड़े थे, लेकिन साधुओं को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। साधुओं की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे से बात की थी और कड़े एक्शन लेने की अपील की थी। इस मामले के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर किसी से अपील की थी कि इस मामले को धार्मिक रूप ना दें, जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दी जाएगी। तो ये थे बस इतनी सी बात में प्रमुख समाचार। देखते रहिए अखंड मंथन और ताज़ा अपडेट पाने के लिए समाचारों का देखते रहिए अखंड मंथन और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद इतना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए।